रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले गुलाम वंश के इस जैसे स्थापना हुई थी उसको हम लोगों ने देखा था, और उसके संस्थापक कौन थे उनके बारे में भी हमने देखा था। ठीक है, तो ये गुलाम वंश का हमारा दूसरा वीडियो है। यहाँ पे हम गुलाम वंश के बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, गुलाम वंश के जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उनका जो उत्तराधिकारी था वो आराम शाह था, लेकिन आराम शाह को हटा के इल्तुतमिश राजगद्दी पर बैठा। तो चलिए अभी देखते हैं हम इल्तुतमिश को। ठीक है, देखिए, इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है क्योंकि यह ऐबक का गुलाम था। देखिए, जो ऐबक था ये खुद भी मोहम्मद गौरी का गुलाम था, है ना। तो वो खुद गुलाम हो गया, और ये जो इल्तुतमिश था ये ऐबक का गुलाम था, यानी ये कौन हुआ? गुलामों का गुलाम। तो ये भी पूछा जाता है कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है। तो जो इल्तुतमिश था इसको गुलामों का गुलाम कहते हैं। उसके अलावा ये गुलाम के अलावा इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। ठीक है, यह आराम शाह की हत्या करके गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। देखिए, पहले जो गुलाम वंश था इसकी राजधानी लाहौर थी, लेकिन जो इल्तुतमिश था ये भारत की राजधानी को दिल्ली लेके आया। मतलब जो गुलाम वंश था उसकी राजधानी को दिल्ली लेके आया। ठीक है, शासक बनने के बाद, यह शासक बनने से पहले बदायूं का सूबेदार था। देखिए, जब कुतुबुद्दीन ऐबक शासन कर रहा था तो उस समय ये बदायूं का सूबेदार था, यानी कि शासक बनने से पहले इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। इसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और इसने सुल्तान की उपाधि धारण की। देखिए, इसके पहले जो ऐबक था इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। ठीक है, लेकिन जो इल्तुतमिश था इसने सुल्तान की उपाधि धारण की, इसीलिए इसको गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, 1215 के तराइन के तृतीय युद्ध में यालदोज को पराजित कर दिया। देखिए, जो गौरी थे इसके 3 गुलाम थे, एक कुवाजा, यालदोज और ऐबक। ठीक है, तो ऐबक जब गुलाम वंश की स्थापना की, लेकिन ऐबक की फिर उसके बाद मृत्यु हो गई, तो इल्तुतमिश शासन बना। तो जो गौरी के दोनों और गुलाम थे, यालदोज और कुवाजा, इन्होंने इल्तुतमिश से झगड़ा किया कि अब भाई ऐबक तो मर गया, और अब साम्राज्य पर हमारा अधिकार हुआ। इसी बात को लेकर उन दोनों गुलामों का और इल्तुतमिश का झगड़ा हो गया। तो 1215 ईस्वी के तराइन के युद्ध में इसने यालदोज को पराजित कर दिया। ठीक है, इसने शासक बनने के लिए खलीफा मुंतसिर बिल्लाह से खिलौत हासिल की। देखिए, उस समय जो खलीफा हुआ करते थे, यानी खलीफा यानी कि धर्म गुरु, जो धर्म गुरु होते थे उनको बहुत ही मान्यता मिलती थी, लोग उन्हें बहुत मानते थे। तो कोई भी शुभ काम करने से पहले लोग उनकी आज्ञा लिया करते थे। तो जो तुर्की के खलीफा थे उससे इन्होंने खिलौत, यानी कि एक हिसाब से इसको डिग्री मान लीजिए कि आप राजा बन सकते हैं, आप सुल्तान की उपाधि धारण कर सकते हैं। तो जो ये इल्तुतमिश था इसने मुंतसिर बिल्लाह से खिलौत की डिग्री या फिर खिलौत हासिल किया। ठीक है, इसने चांदी का टंका एवं तांबे का जीतल चलाया। यानी कि जो इल्तुतमिश था इसने जो चांदी का सिक्का प्रारंभ किया उसको टंका बोला जाता था, और जो तांबे का सिक्का प्रारंभ किया उसको जीतल बोला जाता था। ठीक है, इल्तुतमिश को गुंबद तथा मकबरा का निर्माण का जनक कहा जाता है। यानी कि देखिए, इसके पहले भारत में मकबरा और गुंबद का निर्माण नहीं होता था। तो जो इल्तुतमिश था इसको गुंबद एवं मकबरा निर्माण का जनक कहा जाता है। ठीक है, इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा बनवाया, जो शुद्ध इस्लामिक पद्धति का बना भारत का पहला मकबरा था। जो नसीरुद्दीन महमूद था ये इल्तुतमिश का बेटा था। इसकी किसी कारणवश मृत्यु हो गई तो इल्तुतमिश ने इसका मकबरा बनाया, और इसका जो मकबरा है वो शुद्ध इस्लामिक पद्धति का बना पहला मकबरा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में शुद्ध इस्लामिक पद्धति का बना पहला मकबरा कौन सा है, तो वो नसीरुद्दीन महमूद का है, और ये कौन था? इल्तुतमिश का बेटा। ठीक है,
इल्तुतमिश ने न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र की परंपरा चालू की। देखिए, अगर किसी को न्याय नहीं मिल रहा होता था तो जब मस्जिद में अजान वगैरह होता था तो उस समय सभी लोग मतलब इकट्ठे हुए रहते थे। तो उस समय इसने ये परंपरा चालू की कि जिसके साथ अन्याय हुआ है वो लाल वस्त्र पहनकर मस्जिद के आगे खड़ा हो जाए और लोग उसकी बात सुने और उसको न्याय दिलाएं। ठीक है। इल्तुतमिश ने वेतन के बदले भूमि दिया, जिसे इक्ता व्यवस्था कहते थे। देखिए, इसने अपने लोगों को यानी इसके यहाँ जो काम करते थे उनको पैसे नहीं दिए बल्कि इसने भूमि दी। और अगर आप लोगों ने हिस्ट्री को पढ़ा हुआ है अच्छे से तो आपने यही व्यवस्था पहले भी सुनी होगी। उस समय इसको सामंती व्यवस्था कहते थे, जिसको कुषाणों ने शुरू किया और जो गुप्त शासक थे उसने सर्वाधिक भूमि दान दी, यानी कि सामंत के रूप में। इसमें क्या होता है कि आपके यहाँ जो कार्य कर रहे होते हैं लोग, उनको आप पैसे नहीं देते बल्कि पैसे के बदले उनके काम के हिसाब से आप उन्हें भूमि देते हैं। तो उस समय इसको सामंती व्यवस्था बोला जाता था और जो इक्ता व्यवस्था था इसको इल्तुतमिश ने चालू किया। बाकी दोनों सेम ही चीज़ें हैं, बस नाम अलग अलग हैं। उस समय सामंती व्यवस्था बोला जाता था और इस समय इक्ता व्यवस्था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इक्ता व्यवस्था की शुरुआत किसने की तो वो इल्तुतमिश ने की। ठीक है। फिर उसके बाद है, इसने 40 तुर्क सरदारों का एक सलाहकार परिषद बनाया जिसे तुर्कायम चिहलगाम या चालीसा दल कहते हैं। देखिए, हर जैसे अभी अब एग्जाम्पल इसका समझिए, अपने देश की संसद है, इसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो चीज़ों को हेल्प करते हैं बताने में, उनसे राय लिया जाता है कि क्या कैसे करना चाहिए। तो उसी तरह जो इल्तुतमिश था इसने 40 लोगों का एक परिषद बनाया जिसे तुर्काय चिहलगाम या चालीसा दल कहते थे। ठीक है। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। इसने अपने जीवन काल में ही रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। ठीक है। तो अब हो चुकी है इल्तुतमिश की मृत्यु। अब आगे देखते हैं। रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। भले ही इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान को शासिका या फिर अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, लेकिन इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। यह एक अयोग्य शासक था। इसके बाद रजिया सुल्तान शासिका बनी। अब जब ये अयोग्य है तो इसको हटाना तो पड़ेगा, तो इसको हटाकर जो रजिया सुल्तान थी वो शासिका बनी। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग करके पुरुषों की तरह चोगा तथा कुलाह यानी कि टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। देखिए, आज के टाइम पे भी इस्लाम धर्म में लोग बुर्का पहनते हैं, हिजाब पहनते हैं, मतलब महिलाओं को उतना ज़्यादा मतलब नहीं दिया जाता आज़ादी कि वो आज भी बिना मुंह बंद किए बाहर जा सके। मतलब इसको हम गलत नहीं कह रहे हैं, ये बिल्कुल भी मत मानिएगा, ये इस्लाम की एक परंपरा है। तो ठीक है, अपनी परंपरा अपने जगह पे ठीक है, लेकिन आज से कब की ये बात है सोचिए, आज से है 12वीं शताब्दी की ये बात है। तो उस समय पर रजिया सुल्तान मुंह खोलकर पुरुषों की भांति राज दरबार में जाती थी, जो 40 तुर्क सरदारों को पसंद नहीं था। ठीक है। आज से बताइए, इतने समय पहले की बात, अगर कोई उस समय की महिला इस तरह से जाएगी तो जाहिर सी बात है कि कुछ लोगों को वो पसंद नहीं आएगा। तो रजिया का इस तरीके से राज दरबार में आना 40 तुर्क सरदारों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तवर हिंद के इक्तादार मलिक अल्तुनिया ने रजिया की अधीनता मानने से इनकार कर दिया। देखिए, रजिया एक महिला थी। अब उस समय की यही मानसिकता थी कि अगर कोई महिला है तो वो अच्छे से शासन नहीं कर पाएगी। तो इसी के क्रम में जो तवर हिंद वर्तमान पंजाब में है, उसका जो इक्तादार था मलिक अल्तुनिया, इसने रजिया की अधीनता मानने से इनकार कर दिया, जिस कारण रजिया ने उस पर आक्रमण कर दिया। किंतु युद्ध में खुद को हारता हुआ देखकर अल्तुनिया से विवाह कर लिया। देखिए, अल्तुनिया से इसका युद्ध तो हुआ रजिया सुल्तान का, लेकिन जब इनको लगा रजिया सुल्तान को कि ये अब हार जाएंगी तो इसने अल्तुनिया से ही विवाह कर लिया। किंतु रास्ते में लौटते समय डाकुओं के हमले में हरियाणा के कैथल में रजिया और एवं अल्तुनिया की हत्या कर दी गई। जब युद्ध के बाद ये दोनों विवाह करके अपने
राजधानी लौट रहे थे दिल्ली, तो उसी समय डाकुओं से इनकी मुठभेड़ हो गई और जो डाकू थे उसने रजिया और अल्तुनिया दोनों को मार दिया। ठीक है, रजिया एक असफल शासिका साबित हुई और इसका मुख्य कारण उसका महिला होना था। इतिहासकारों का कहना है कि अगर रजिया महिला न होती तो इसका नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता। देखिए, रजिया जो महिला थी वो भारत की पहली महिला सुल्तान थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारत की पहली महिला सुल्तान कौन थी वो रजिया सुल्तान थी। ये एक बहुत ही बहादुर और समझदार व्यक्ति थी, लेकिन मेन दिक्कत क्या है कि वो एक महिला थी। तो उस समय पर भी ये सोच थी कि महिला अच्छे से शासन नहीं कर सकती, जिस कारण इनके शासन में बहुत सारी बाधाएं आईं। सबसे पहले तो इनका जो सलाहकार परिषद या चालीसा दल था उसने ही इनका विरोध कर दिया, है ना। तो इनके शासन करने में बहुत सारी समस्याएं, जिस कारण ये असफल शासिका साबित हुई। किंतु अगर ये महिला के अलावा अगर ये पुरुष होती तो इतिहासकारों का ऐसा कहना है कि रजिया अगर महिला ना होती तो इनका नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता। तो ये थी रजिया सुल्तान। अब अगले वीडियो में हम लोग गुलाम वंश के और शासकों के बारे में देखेंगे। तो आई होप कि आपको इल्तुतमिश और रजिया के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।